हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के क्वांटिटी सर्वेइंग एंड एवेल्युएशन सब्जेक्ट की। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड एवेल्युएशन और एस्टिमेट क्वेश्चन, ये हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू PSTEB और IT, पंजाब स्टेट टेक्निकल बोर्ड, पंजाब स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इसमें क्या है बेटा, हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक की बात करें, डेफिनेशंस ऑफ एस्टिमेट। ये मेन टॉपिक है एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है? वो वाली टेक्निक क्या होता है बेटा? टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग और कंप्यूटिंग ऑफ वेरियस क्वांटिटी एक्सपेंडिचर फॉर द पर्टिकुलर वर्क और ए प्रोजेक्ट। वो वाली क्वांटिटी और कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर वर्क, एक पूरा वर्क और एक पूरा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो अपने को क्वांटिटी चाहिए होती है, जितना अपने को मटेरियल चाहिए होता है, जितनी अपने को क्वांटिटी चाहिए, जितना अपने को कॉस्ट चाहिए, जो अपने को रेट चाहिए, उस उसे पूरा करने के लिए, उसे कैलकुलेट करने को हम बोलते हैं एस्टिमेट। एस्टिमेट एक टेक्निक बनाई जाती है जो ये सारी चीज़ें अपने को बता देती है कि ये वाली बिल्डिंग बनने की टोटल ओवरऑल कॉस्ट इतनी पड़ सकती है, एस्टिमेट इतना हो सकता है। इस चीज़ के लिए हम क्या चीज़ देखते हैं? ड्राइंग। सबसे पहले इसका बेसिक पॉइंट होता है ड्राइंग। ड्राइंग लाइक प्लान, एलिवेशन, सेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हमको एस्टिमेट करना है, तो वो कैसे पता लगेगा? सबसे पहले हम ड्राइंग देखेंगे, प्लान देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे, सेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे? डिटेल स्पेसिफिकेशंस। डिटेल स्पेसिफिकेशन, कितने बीम है, कौन सा मटेरियल लगना है, कौन सा मटेरियल लगना है, M20 बात करो, M25, M30, M40, कौन सा आपने मिक्स डिज़ाइन करना है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितने बीम है, कितने कॉलम्स है, उसी सब की डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट ऑफ द करंट ईयर। अब गवर्नमेंट ने फिक्स किया होता है स्टैंडर्ड शेड्यूल। स्टैंडर्ड शेड्यूल फिक्स है रेट ऑफ द करंट ईयर। एक ईयर में क्या रेट चल रहा है करंट ईयर, मान लो 2020 की बात कर रहे हैं, तो उस ईयर में क्या रेट है, उस पर्टिकुलर मटेरियल का, सीमेंट का क्या रेट चल रहा है, सैंड का क्या रेट चल रहा है, उस चीज़ का अपन रेट डिस्कस करेंगे। इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक कंप्लीट एस्टिमेट बनाना पड़ता है कि कंप्लीट एस्टिमेट की ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। हाँ जी, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड। जो अब जहाँ पर हमने बिल्डिंग बनानी है, उस लैंड की क्या कॉस्ट है, उस लैंड की क्या कॉस्ट है, उसकी कितनी वैल्यूएशन है, क्या लैंड है। वैल्यूएशन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जैसे जैसे हम आगे करेंगे वैल्यूएशन भी पढ़ेंगे, उसकी लैंड की क्या कॉस्ट है। उसके बाद मेन जो अपने को कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर की क्या कॉस्ट है। आपने जो बिल्डिंग बनानी है उस पर कितना मटेरियल लग रहा है, उन सभी मटेरियल का, उस सारी चीज़ों का, लेबर तो लग जाती है, मटेरियल तो लग जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंजीनियर फीस, सब कुछ इंक्लूडिंग करके कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, आपकी स्ट्रक्चर कितने की पड़ रही है। P&S एंड अदर्स 5% होता है। P&S और एक्सपेंसिव्स होते हैं, जो जैसे इंजीनियर्स की फीस हो जाती है इसमें। और सबसे मेन पॉइंट होता है टूल्स, टूल्स की रिपेयरमेंट। टूल्स अपने को जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और टूल्स जब ख़राब हो जाते हैं उसका अपने को उसकी रिपेयरमेंट करवानी होती है। इसके लिए हम 5% एस्टिमेट, टोटल बिल्डिंग कॉस्ट का 5% हम लेते हैं। लीगल एक्सपेंशन बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर। एक ओनर और कॉन्ट्रैक्टर, मान लो गवर्नमेंट अपने को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है और कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लेना है, इन दोनों के बीच जो भी एक्सपेंसिव लगते हैं, जो लीगल पेपर्स लगते हैं, उनकी फीस, इन
इसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है कंप्लीट एस्टीमेट में, क्योंकि कॉस्ट तो वही पड़ जाती है ना को ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, जो इंक्लूड हो जाता है कंप्लीट एस्टीमेट में कि टोटल ओवरऑल कितनी कॉस्ट आ रही है। हाँ, कॉस्ट ऑफ लैंड में हम बात करते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द लैंड, एक्चुअल कॉस्ट की उस लैंड की एक्चुअल कॉस्ट क्या है। और कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग, एक्चुअल कॉस्ट मान लो 5 लाख है, कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग उन्होंने सर्वेइंग करवाया उसकी भी कॉस्ट आई। कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डिड्स, जो हमने फिक्स करी उसकी डिड्स करी, उससे रजिस्ट्री कराई, कुछ कागज पत्रों का खर्चा करा, वो सारी डिड्स होती है, कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन हमने करी। और ब्रोकरेज, और जो ब्रोकरेज का खर्चा होता है वो भी, ये सारी इंक्लूडिंग हो जाती हैं कॉस्ट ऑफ लैंड में। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द लैंड, कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग, कॉस्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिड्स और ब्रोकरेज, ये सारी चीजें मिलकर क्या बना देती हैं कॉस्ट ऑफ लैंड। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, मेन पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल आपका कौन सा है ये उस चीज पे ही डिपेंड करता है। कॉस्ट मटेरियल की कौन सी आएगी, जो आप कॉस्ट मटेरियल की कैसे पता लगेगी कि आपका मटेरियल कौन सा है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लेबर। लेबर की कॉस्ट क्या पड़ रही है। परमिट फीस फॉर द वाटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं, वाटर कनेक्शन लेते हैं, उनकी परमिशंस और उनकी फीसेस। कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में एक और मेन पॉइंट आ जाता है इंजीनियर फीस। इंजीनियर्स की फीस, जो जैसे हम आप डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, इनकी फीसेस जो एक कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी पड़ती है। उसमें क्या कुछ आता है, कॉस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए प्लान एस्टिमेट एंड डिज़ाइन। प्रिपरेशन ऑफ प्लान एस्टिमेट एंड डिज़ाइन, एक एस्टिमेट जो ये एस्टिमेट तैयार कर रहा है उसकी फीस, जो डिज़ाइन तैयार कर रहा है उसकी फीस, जो प्लान तैयार कर रहा है उसकी फीस। ये हर एक चीज़ की अलग अलग फीस हम इसमें ही ऐड करते हैं। कॉस्ट ऑफ सुपरविज़न, जो आर्किटेक्ट है उसने एक डिज़ाइन तैयार करा वो भी सुपरविज़न करेगा, और इंजीनियर है वो भी एक इंजीनियर है जो वहाँ पे मटेरियल की टेस्टिंग करेगा, लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए कोई काम करेगा। ये सारी सुपरविज़न आ जाती हैं, ये सारी सुपरविज़न आ जाती हैं, इन्हें बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सुपरविज़न। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आप, नेक्स्ट बात करते हैं आप डाटा रिक्वायर फॉर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट। एक एस्टिमेट बनाने के लिए हमें कौन सा डाटा चाहिए, एक एस्टिमेट बनाने के लिए हमें कौन सा डाटा चाहिए। डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट। फर्स्ट पॉइंट इज ड्राइंग। अगर हमारे पास ड्राइंग नहीं है तो हम एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। हमें नहीं पता होता कहाँ पर बीम है, कहाँ पे कॉलम है, कहाँ पे वॉल है, किस टाइप की फुटिंग है, टाइप्स ऑफ फुटिंग, कुछ भी नहीं पता होता। ड्राइंग में कौन कौन सी ड्राइंग, प्लान, वैल्यूएशन, सेक्शन, हर एक चीज़ की हमें तो ड्राइंग चाहिए होती है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन डिटेल स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है बेटा, इसके साथ लिख लो डिटेल स्पेसिफिकेशन चाहिए। डिटेल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन सा कितने mm का स्टील बार यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल एस्टिमेट में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज रेट ऑफ द करंट ईयर, रेट ऑफ मटेरियल ऑफ करंट ईयर। ये डिप्लोमा के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसे पूरा कवर करेंगे। हाँ, हम पढ़ रहे थे रेट ऑफ मटेरियल ऑफ करंट ईयर, उस ईयर का कौन सा रेट ऑफ मटेरियल, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, करंट ईयर पे भी और स्पेस पे भी। हर एक एरिया में अपनी अपनी कॉस्ट होती है। राजस्थान में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हमें कौन से एरिया में काम करना है। उस एरिया का उस जो स्पेसिफिकेशन होती है उसके हिसाब से हमें रेट ऑफ मटेरियल डिस्कस करना होता है, इससे ही एस्टिमेट लगता है। प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेट और द मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग। हमें कुछ प्रोसीजर बनाना पड़ता है कि कैसे हम एस्टिमेट करें। सबसे पहले प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेट, हमें एक डिटेल
एस्टिमेट रिपोर्ट चाहिए होती है, डिटेल में हम उसे स्टडी करते हैं कि कितना मटेरियल लग रहा है, कितने उससे मल्टीप्लाई करते हैं मटेरियल तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका डिटेल स्पेसिफिकेशन आ जाती है। कैलकुलेट द रेट ऑफ द ईच यूनिट ऑफ वर्क, हमें कैलकुलेट करना होता है रेट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वर्थ, हर एक यूनिट ऑफ वर्थ के रेट अलग अलग कैलकुलेट करना है। प्रिपेयरिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एस्टिमेट, और हम एब्स्ट्रैक्ट चार्ट को भी बनाना होता है, उसे प्रिपेयर करना होता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एस्टिमेट करने के लिए, प्रोसीजर बनाने के लिए कि हम एस्टिमेटिंग कैसे करें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बेटा टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं ये बेटा टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, एक अंदाज़ा लगाना, अप्रोक्सीमेट लगाना, हम बता देना कि ये बिल्डिंग की इतनी कॉस्ट पड़ेगी। ये कैसे लगाया जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ये एरिया के हिसाब से या वॉल्यूम के हिसाब से मोस्टली लगाया जाता है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, इसमें डिटेल में स्टडी किया जाता है, इनकी डेफिनेशन और ये सब कुछ आपको डिटेल में करवाऊंगा नेक्स्ट जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। डिटेल अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, कंबाइन एस्टिमेट। कंबाइन एस्टिमेट में क्या आता है बेटा, सप्लीमेंट्री और मेंटेनेंस। सप्लीमेंट्री और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों तो ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है कंबाइन एस्टिमेट। एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। एनुअल रिपेयर जो आप एनुअली रिपेयर करते हैं, मान लो रोड की एनुअल रिपेयर होनी है, कोई बिल्डिंग की एनुअल रिपेयर होनी है, उसकी एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। ये सारे एस्टिमेट की बेटा टाइप्स है, इन्हें हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। हाँ, आज हम बात करेंगे बेटा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को, हाँ जी, क्या होता है बेटा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट? क्या होता है बेटा अप्रोक्सीमेट? एज पर IS 3816-1966, एज पर IS 3861 1966 में बेटा ये अपने जो दिया गया है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडी ऑफ वेरियस वर्क ऑफ प्रोजेक्ट। अप्रोक्सीमेट estimate is required for study of various work of project for its एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल। एक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल लेने के लिए हमको कोई एक बिल्डिंग बनानी है, एक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल लेनी पड़ती है उस चीज़ को, उसके लिए हमें डिपार्टमेंट को एक अप्रोक्सीमेट खर्चा बताना पड़ता है कि हमारे पास इतना खर्चा आएगा। मान लो एक स्कूल खोलना है या कोई हॉस्पिटल खोलना है 2 महीने, तो उसके लिए हमें एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बताना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल लेने के लिए कि हम 100 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं या 500 स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स का कॉलेज बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कि तो इसके लिए इतना खर्चा आएगा, इस एरिया में बनाना है इसके लिए इतना खर्चा आएगा अप्रूवल लेने के लिए। प्रिपेयर फ्रॉम द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड द कॉस्ट ऑफ द सिमिलर वर्क्स। ये हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसको JES जो तो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, एस्टिमेटर तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज से पता लग जाता है। जा कॉस्ट ऑफ द सिमिलर वर्क, तो उसी एरिया में जा उसके पास वाले एरिया में कोई सिमिलर वर्क हुआ हो, कोई सेम बिल्डिंग बनी हो, सेम वर्क हुआ हो, सेम प्रोजेक्ट हुआ हो, उससे हम सिमिलर वर्क से कॉस्ट का अप्रोक्सीमेट लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट फॉलोइंग द मेथड्स आर यूज। कौन कौन से मेथड यूज करते हैं एस्टिमेट लगाने के लिए? द मेन मेथड इज प्लिंथ एरिया मेथड एंड क्यूबिकल कंटेंट मेथड। थर्ड वन इज यूनिट बेस्ड मेथड। प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड्स, यूनिट बेस्ड मेथड। हमें नाम से क्लियर हो रहा है बेटा प्लिंथ एरिया मेथड, हम इसको एरिया में डिस्कस करेंगे। क्यूबिकल कंटेंट मेथड इट मींस से क्यूब में मेथड्स को कैलकुलेट करेंगे, इट्स मीन वॉल्यूम। यूनिट बेस हम यूनिट पे इस मेथड को कैलकुलेट करेंगे। आज हम प्लिंथ एरिया मेथड के बारे में पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम
क्यूबिटल कंटेंट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्लिंथ एरिया मेथड। प्लिंथ एरिया मेथड क्या होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाई प्लिंथ एरिया विद द प्लिंथ एरिया रेट। हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। हुण कंस्ट्रक्शन की बात करनी है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्चा आ रहा है उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे? मल्टीप्लाई बाय प्लिंथ एरिया विद द प्लिंथ एरिया रेट, उसे आप एरिया के साथ रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया तो आपको सब तो फॉर्मूला पता होगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। ये हमें कौन सी लेनी होती है बेटा? प्लिंथ एरिया में हमेशा आउटर डिमेंशन ऑफ द बिल्डिंग, आउटर डिमेंशन ऑफ द बिल्डिंग मीन्स टू से वॉल द आउटर साइड टू द आउटर साइड ऑफ द सेटिंग वॉल, आउटर साइड ऑफ द बिल्डिंग हमेशा लेना होता है। हाँ, इसमें अपन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऐसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन निकालने के लिए एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट, इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। हमारे पास देखो एरिया पता लग जाएगा, एरिया को आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी। इसको प्लिंथ एरिया रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसे फिक्स करने के लिए, इसे केयरफुली ऑब्जर्वेशन करनी है। अपने को जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसे केयरफुली ऑब्जर्वेशन करनी है। इसे फिक्स करने के लिए सबसे पहले उसे ध्यान रखना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ मटेरियल और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। क्वालिटी ऑफ मटेरियल कि कैसी क्वालिटी का मटेरियल वो यूज़ करेगा। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, वो कैसी कौन सी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की कौन सी क्वांटिटी यूज़ करेगा। लेबर कॉस्ट कैसी पड़ेगी, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन कैसी रहेगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग की हाइट क्या रहेगी, रूफ, वुड वर्क, डोर एंड विंडोज, नंबर ऑफ स्टोरीज, ये सारी चीज़ें बेटा 3861/1966 में लिखी हुई हैं। ये IS कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड प्रोविजन कोड है। ये सारी चीज़ों अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट बनाने के लिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टोरीज, रूफ, हाइट ऑफ बिल्डिंग, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, जैसे जैसे फाउंडेशन की टाइप चेंज हो जाएगी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, हाइट बिल्डिंग की हाइट बढ़ेगी तो अपना एस्टिमेट किसी और कॉस्ट बढ़ जाएगा। कितने रूफ हैं, नंबर ऑफ स्टोरीज कितनी है, वैसे वैसे बेटा एरिया के हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट है बेटा अपने पास एरिया विच आर नॉट बी इंक्लूडेड। इसमें कुछ एरिया ऐसा भी आ जाता है बेटा जो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। कौन कौन से एरिया आ जाता है जो इसको इंक्लूड नहीं करना? एरिया ऑफ द लूफ्ट के एरिया को आप इसमें इंक्लूड नहीं करते। अनक्लोज्ड बालकोनीज को, डूम्स को, जो उसके अंदर वाला ही एरिया जाएगा उसको इंक्लूड नहीं करते। बालकोनीज, लूफ्ट और डूम्स को, ये चीज़ों को आप इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट हाँ बेटा, इस तरह हम आपको आज ये न्यूमेरिकल करवाते हैं, प्रॉब्लम करवाते हैं, जिसमें आपको पता लग जाएगा, हिंट हो जाएगा कि इसको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाए, इसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैसे लगाया जाए। हाँ जी, prepare an approximate estimate of the building project with total plinth area of a building is 800 square meter and form following data। कुछ डाटा दिया गया है, अपने को एक बिल्डिंग तैयार करनी है, उससे एस्टिमेट तैयार करना है, एस्टिमेट ऑफ ए बिल्डिंग प्रोजेक्ट। टोटल प्लिंथ एरिया दिया जाए अपने को 800 स्क्वायर मीटर। इससे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट लगाना है अपने को 800 स्क्वायर मीटर बिल्डिंग है। हाँ, इस पर फर्स्ट पॉइंट क्या अपने फॉलोइंग डाटा, फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्लिंथ एरिया रेट। प्लिंथ एरिया रेट कितना दिया हुआ है? 4500 पर स्क्वायर मीटर, 4500 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ द वाटर सप्लाई,
वाटर सप्लाई की कितना खर्चा आएगा, 7.5%, मतलब 7.5% खर्चा आएगा ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ईच, बेटा ईच का ध्यान रखना है। ईच क्या होता है बेटा, सैनिटरी और इलेक्ट्रिकल दोनों का 7.5, दोनों का 7.5, 7.5 इसका आएगा और 7.5% इसका आएगा, 7.5% इसका आएगा, 7.5% इसका आएगा, दोनों का अलग अलग आएगा। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, 15% टोटल खर्चा आ गया। तो cost of sanitary and electrical installation each 7.5 of each of the building. Cost of architectural features 8% खर्चा आ रहा है बिल्डिंग का, आर्किटेक्चर का। कॉस्ट ऑफ रोड एंड लोन्स 5% खर्चा आ रहा है, 5% खर्चा आ रहा है रोड्स और लोन्स का। कॉस्ट ऑफ PS अदर खर्चे हो रहे हैं, जो जैसे मैंने आपको PS का बताया था, वो क्या आता है, अदर खर्चे कौन कौन से होते हैं, अपना कोई टूल खराब हो गया, कोई मशीनरी खराब हो गई, उनकी रिपेयरमेंट का खर्चा है, उसका 4% बिल्डिंग का खर्चा आ रहा है। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, अपने को टोटल कॉस्ट बिल्डिंग की निकालनी है। क्या कॉस्ट है बिल्डिंग की, ये सारा इंक्लूड करके टोटल बिल्डिंग की क्या कॉस्ट है, इस चीज़ की हमें निकालना है। हाँ जी, सबसे पहले बेटा कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग निकालें। बिल्डिंग की कॉस्ट कैसे निकलेगी, प्लिंथ एरिया अपने को पता है 800 स्क्वायर मीटर है, प्लिंथ एरिया रेट है 4500। हाँ जी, एरिया को आप एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर दें। प्लिंथ एरिया कितना है बेटा, 800 मीटर स्क्वायर। प्लिंथ एरिया रेट क्या है, 4500 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है बेटा, टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है, 800 इंटू 4500 दैट इज 36 लाख। 36 लाख बेटा खर्चा आ रहा है अपना टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट का। नेक्स्ट, एड ऑफ कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के पे क्या खर्चा है, एड ऑफ कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई 7.5%। 7.5% अपना कौन सा खर्चा है, ये देखो एड ऑफ वाटर सप्लाई अपने पास कितना खर्चा है, 7.5%। 36 लाख इंटू 7.5 डिवाइड बाई 100, 7.5% था इसलिए डिवाइड बाई 100 कर दिया, 2,70,000 आ जाएगा। कॉस्ट एड कॉस्ट ऑफ द सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन 7.5% ईच, 7.5% ईच। इसका बेटा 2 है, मैंने आपको पहले भी बताया। ईच का क्या मतलब है, 7.5% सैनिटरी का है, 7.5% इलेक्ट्रिकल का है, टोटल कितना आ जाए 15%। 15% दैट इज 15%। 36 लाख इंटू 15 डिवाइड बाई 100 इंटू इक्वल टू 5,40,000 बेटा, 5,40,000 खर्चा आ जाए अपना टोटल इसका। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स 8% अपने पास आर्किटेक्ट का था, इसका 36 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 100 इज 36,000। कॉस्ट ऑफ द रोड्स एंड लॉन्स 5%, 36 लाख इंटू 5% डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, 1,80,000। एड ऑफ द कॉस्ट ऑफ PS एंड अदर्स 4% कितना खर्चा आएगा, 1,44,000। टोटल कॉस्ट बेटा इन सभी कॉस्टों को ऐड अप कर दें आप, कौन सी कॉस्टों को बेटा, कौन सी कॉस्टों को, 36 लाख प्लस 2,70,000 प्लस 4,40,000 प्लस 36,000 1,80,000 1,44,000, इन सारों को टोटल करें तो बेटा अपने पास आ जाएगा 47,70,000 रुपीज़। ये अपने टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। इस पे बेटा अपने को क्या यूज़ करना है, क्या ऐड करना है, अज्यूम 8% सुपरविजन चार्जेस। 8% बेटा सुपरविजन चार्जेस लगाने हैं, इंजीनियर चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस जो सुपरविजन कर रहे हैं, ये अज्यूम करना है। आप 5% से लेकर 10% के बीच में कर सकते हो, 8% नॉर्मली हम 8% ही करते हैं। अगर आपको गिवन होता है, अगर आपको गिवन नहीं है तो आप इसे क्या करोगे, अज्यूम करोगे।
ये बेटा टोटल कॉस्ट पे ही लगेगा, जितना कॉस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट बन रही है उस पे ही लगेगा। 47,70,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, 3,81,600 रुपीज़। द ग्रैंड टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 51,51,600 रुपीज़। 51,51,600 रुपीज़। ये बेटा ये अपने को टोटल कॉस्ट। ये बेटा आपको उम्मीद है सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको गिवन होगा कॉस्ट में जो चीज़ नहीं गिवन होगी, आपके पास सुपरविजन चार्जेस नहीं गिवन, तो आप क्या करोगे? अज्यूम कर लोगे। अगर आपके पास गिवन है तो उसे अज्यूम नहीं करोगे। ये नोट्स लेने के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दो। जिनको नोट्स चाहिए होंगे मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको व्हाट्सएप में ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।